इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फेजर्स की, कैलकुलेशंस की। अभी तक हमने जो भी पुराने लेक्चर देखे थे वहाँ पे मैंने आपको फेजर डायग्राम कैसे बनेगा ये सब चीज़ें बताई थी। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे फेजर की आपको एनालिसिस करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नाउ ये लगभग लास्ट पार्ट है फेजर का, जिसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये जो पार्ट है ये वोल्टेज रेगुलेशन में भी आपकी मदद करेगा और वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने में जो मेथड यूज होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एमएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड एंड एएसपी मेथड समथिंग करके नाम है उसका। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पोर्ट्रेट ट्रायंगल बहुत फेमस है, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो फेजर से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं ये सारी चीजें इस लेक्चर में बताऊंगा। ये मैं एक वोल्टेज रेगुलेशन से पहले ही बना दे रहा हूँ। कई बार बुक्स में ये टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन के बाद दिया होता है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने फेजर आपको समझाया है तो आपको ये लेक्चर समझना आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन करना काफी ईजी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं तो मैंने आपको 3 लोड के फेजर बताए हैं, रेजिस्टिव लोड, लैगिंग लोड और लीडिंग लोड। ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर ले चुका हूं, पूरी चीजें कवर की हुई हैं। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे लैगिंग लोड के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कॉमन लोड होता है, जो हर जगह आपको देखने को मिलता है और एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो लैगिंग लोड से ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैगिंग लोड का अगर फेजर डायग्राम यहाँ पे कंसिडर करें तो कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम होता है, आप लोगों को ये बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लैगिंग लोड की बात करते हैं, ठीक है, तो लैगिंग लोड यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हैशटैग लैगिंग लोड। ठीक है, लैगिंग लोड, ओके, लैगिंग लोड। तो ये जो लोड होता है इसकी खास बात क्या होती है, ये हम कह सकते हैं आरएल लोड से मिलकर बना होता है। दिस इज नॉट अ प्योरली इंडक्टिव लोड। अगर प्योरली इंडक्टिव लोड होता तो यहाँ पे ZPF लिखा होता, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड लिखा होता, याद रखना, कई बार मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आईओ भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पे, यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा था। ठीक है, तो ये हमारा आईए था, आईए लैग कर रहा था वीपीटी से बाई एंगल थीटा, थीटा इज द पावर फैक्टर एंगल, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक, नाउ अब अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। ये पूरा का पूरा जो फेजर होता है इसके अंदर हम लोगों ने वीपीटी को एज अ रेफरेंस लेके करा था, एज अ रेफरेंस यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये अगर आपकी रेफरेंस लाइन होती है, हम लोग एक्स एक्सिस को हमेशा रेफरेंस लेते हैं। जब मैंने पुराने फेजर भी बनाए थे ट्रांसफार्मर का तो वहां पे फाई को, फ्लक्स को रेफरेंस लिया था। ठीक है, तो इसमें वीपीटी जो है तुम्हारी इसे रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो अगर हम इसे रेफरेंस ले लें, ठीक है, दिस इज वन द रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन पे वीपीटी है, तो ये पूरा फेजर डायग्राम हमने वीपीटी को रेफरेंस लेके किया था। नाउ अगर मैं इस पूरे फेजर को आईए के को रेफरेंस लेके कर देता हूं, यानी कि इस आईए को अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूं, इसे मैं नया रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ठीक है, न्यू रेफरेंस, अगर मैं इस आईए को न्यू रेफरेंस लेके बनाऊं तो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए। सारा का सारा फेजर डायग्राम जो होगा वो टिल्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आईए यहाँ पे आ जाएगा, वीपीटी यहाँ चला जाएगा और ये और पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है बनाना। एक बार सब लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करें, आईए को रेफरेंस लें, यानी कि आईए को आप एक्स एक्सिस पे ले लें। ठीक है, मैं डायरेक्टली बताता हूं कैसा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा फेजर डायग्राम। इसके अंदर हमने क्या करा है, आईए को रेफरेंस ले लिया है। नाउ दिस वन इज द माय रेफरेंस लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई है। दिस वन इज द न्यू रेफरेंस लाइन। ठीक है, न्यू रेफरेंस, ओके, तो ये आपका नया रेफरेंस है। ठीक, और आईए हमने क्या करा हुआ है, नया रेफरेंस ले लिया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी लैगिंग लोड का ही फेजर डायग्राम है, लैगिंग लोड, लैगिंग लोड। बस अंतर क्या हुआ है, इसके अंदर हमने आईए को रेफरेंस लिया हुआ है, आईए को रेफरेंस ले लिया है वीपीटी की जगह। ठीक है, बस ये चेंज करा है, बाकी पूरा पूरा फेजर डायग्राम वैसे ही रिपीट कर दिया। ठीक, तो अगर आईए को रेफरेंस ले लोगे एक्स एक्सिस पे तो ये फेजर डायग्राम आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, नाउ इस पूरे जो हम लोग कैलकुलेशन, यानी कि फेजर के कैलकुलेशन का जो हमारा मेन मोटो है, यानी कि मेन एम है इस पूरे लेक्चर का, वो है हमारा ईपी की वैल्यू को निकालना। ठीक है, ईपी की वैल्यू को फाइंड करना, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग डेरिवेशन करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम लोग क्या डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनिशियली बता दे रहा हूँ, इस पूरे लेक्चर का जो मेन टारगेट है, हम लोग हर फेजर में ईपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वीपीटी एंड आईए आरए, आईए एक्सएल, आईए एक्सए, इन सब टर्म्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ईपी की वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो ईपी यहाँ से अगर फेजर देखा जाए तो दिस वन इज योर ईपी, और ये सारी चीजें ना, अगर ईपी की बात करी जाए तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूं। अगर ईपी को हम लोग हाइपोटेनियस ट्रीट कर लें तो यहां से यहां तक अगर इसको डॉटेड लाइन से ही नीचे ले जाओ, यहाँ पे इस तरीके से, तो दिस वन इज द, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये अगर आपका एच हो गया तो ये जो तुम्हारी हो गई, ये हो गई तुम्हारी लेंथ, हो गई परपेंडिकुलर हो गया। एंड दिस वन इज योर बेस, यानी कि ये तुम्हारा हो गया बेस, यहां से यहां तक का। ठीक है, दिस वन इज योर बेस, ये आपका बेस हो गया, क्लियर। और ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हाइट लिख देता हूं, HEIGHT, हाइट हो गई।
ठीक है, ये हो गया आपकी हाइट, ओके, एंड दिस वन इज योर हाइपोटेनियस एच लिख देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ से, ये हो गया आपकी हाइपोटेनियस। तो अगर इस तरीके का सिस्टम अरेंजमेंट बना देता हूँ तो भाई हम लोग जानते हैं, अगर एक सिंपल फॉर्मूले की बात करी जाए, अगर ये एच है, ये तुम्हारा हाइट है, सॉरी एच है, इसको हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, तो इसे परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर, तो इसे पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ऐसे केस में आपने बेसिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एच इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपने 8th 7th 8th क्लास में इसको पढ़ लिया होगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हाइपोटेनियस जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड की, वो इक्वल टू होती है अंडर रूट ऑफ हाइट या परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला इतना इजी, यानी कि 7th क्लास का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करूंगा मैं इसके डेरिवेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ये चीज साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना आसान हो जाएगा। तो ट्राइंगल ऑफ कंसिडरेशन समझ में आ गया होगा हमें कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्राइंगल जो मैंने आपके लिए बना दिया है, जो ये रेड कलर येलो कलर से मैंने बनाया है, ये पूरा ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं अब इसकी, यानी कि इस पूरे लेंथ बेस की, अगर बेस को सबसे पहले निकाल लेते हैं तो बेस को निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको लिख लेते हैं, ये वीपीटी है, वीपीटी को अगर हम लोग थीटा एंगल है, तो अगर वीपीटी को मैं इसका प्रोजेक्शन गिराता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो कितना आएगा निकल के, तो यहाँ से यहाँ तक निकल के आ जाएगा दिस वन, ये जो लेंथ आएगी ये आ जाएगी तुम्हारी वीपीटी कॉस थीटा। आईओबी समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। वीपीटी को अगर मैं इस पे गिरा देता हूँ, प्रोजेक्शन ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे रेफरेंस पे, तो इट इज वीपीटी कॉस थीटा, और ये पूरा प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे यानी कि आई ए आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, दिस वन इज योर आई ए आर है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बेस की बात करें, बेस की, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा वीपीटी कॉस थीटा प्लस में आई आर ए। आई होप जिस क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो, अब परपेंडिकुलर या कह सकते हैं हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट में देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो पूरा है, ठीक है, दिस वन, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी निकाल लें तो ये तुम्हारी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस वन, ये आ गई आपकी आई ए एक्स एस कह सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आइए एक्सएस कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस वन इज योर सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स एल, ये एल है आपका, तो हम जानते हैं एक्स एस इक्वल टू कितना होता है, एक्स एल प्लस एक्स ए। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दिस वन इज योर आई एक्सएस हो गया, सिंपली है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो जैसे अब वाई वीपीटी का अगर प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं, वीपीटी की एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन वीपीटी कॉस थीटा था, वैसे ही अगर इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालें, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वीपीटी का अगर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालोगे, ये आपका अगर रेक्टेंगल है, वीपीटी का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन वीपीटी कॉस थीटा था, वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, तो दिस वन इज योर, यहाँ पे लिख देता हूँ वीपीटी साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा क्या है, थीटा आपका पावर फैक्टर एंगल है, पावर फैक्टर एंगल, ओके, पावर फैक्टर एंगल है तुम्हारा। तो अगर हम लोग इस वीपीटी को एक्स एक्सिस पे लिखते हैं तो वीपीटी कॉस थीटा, तो वाई एक्सिस पे अगर लिखेंगे तो वहां पे वीपीटी साइन थीटा। तो हाइट कितनी हो जाएगी, आई ए एक्सेस प्लस वीपीटी साइन थीटा, तो दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, लिख देता हूं P इक्वल टू आई ए एक्सेस प्लस वीपीटी साइन थीटा। नाउ बहुत सिंपल है, अब तुम्हें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो यहां से सिंपली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन लगा के हम लोग अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कितनी आएगी, उसको लिख दे रहा हूं मैं। तो दिस वन इज योर ईपी, रुको मैं नए उस पर यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जगह है काफी अभी। क्लियर, तो जस्ट हमें इस फॉर्मूले पुट कर देना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपी, यानी कि एच की जगह आ जाएगा ईपी, हाइपोटेन जो हमारी हाइपोटेनियस थी उसको ईपी लिखा हुआ है, तो ईपी इक्वल टू अंडर रूट में, अंडर रूट लगा देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपका वीपीटी साइन थीटा, वीपीटी साइन थीटा प्लस आई ए एक्स एस, इसका होल स्क्वायर, भाई यही तो है, देखो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे इस बेस कितना है, वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज योर फाइनल आउटकम, यानी कि ये आपका जो निकल के आया है, दिस वन इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर ईपी इन केस ऑफ लैगिंग लोड। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना, काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवन गेट में भी इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये तुम्हारे बीटेक के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। वोल्टेज रेगुलेशन के क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे, गेट के भी फेजर डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजिली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई है, कुछ नहीं करना है। 9th कह सकता हूँ 7th क्लास का आपको ये रूल लगाना है, सिंपल सा, और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम सबसे पहले प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नॉर्मल फेजर ड्रॉ करना है, देन उस नॉर्मल फेजर को, क्योंकि वीपीटी पे रेफरेंस लिया हुआ है,
उसके बाद उसी फेजर को शिफ्ट करके आईए पे रेफरेंस ले लेना है, और एक बार आईए पे आपने रेफरेंस ले लिया तो सिंपली आप यहाँ से ही कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो दिस वन इज द फाइनल फार्मूला, यानी कि अगर ईपी की वैल्यू की बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ वीपीटी एंड कॉस्ट एंड पावर फैक्टर एंड अदर थिंग्स, ठीक है, यानी कि ईपी इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड और टर्मिनल वोल्टेज टर्म्स में अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमें मिलेगी। आई होप दिस क्लियर हो गई होगी। दिस वन इज द फाइनल फार्मूला फॉर लैगिंग लोड। ईपी की वैल्यू यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होगा लैगिंग लोड के केस में, तो यहां से आप निकाल सकते हो। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ आगे चलते हैं। नाउ मैं आपको नेक्स्ट केस ले चलता हूँ, यानी कि अब की हम लोग बात करेंगे लीडिंग लोड की। तो अगर लीडिंग लोड की बात करें तो कुछ इस तरीके का फेजर हमने ड्रॉ करा था। दिस वन इज फॉर हैशटैग लीडिंग लोड। ओके, तो इस तरीके कुछ फॉर्मूला, इस तरीके कुछ डायग्राम जो था मैंने ड्रॉ करा था लीडिंग लोड के केस में। आपको याद होगा फेजर, कन्वेंशनल फेजर जो बनाया था जिसमें करंट जो था वो थीटा से लीड कर रहा था, और डेल्टा जो है डिफरेंस था लोड एंगल ईपी एंड वीपीटी के बीच में, और ये सब कुछ बना था। नाउ अगेन इसको भी हम लोग ये अगर इसको पर्टिकुलर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, दिस वन इज द रेफरेंस लाइन जो हमने ली हुई है, रेफरेंस, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस फेजर डायग्राम को हम लोग चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ आईए के रेफरेंस में। तो दिस वन इज द न्यू रेफरेंस, यानी कि न्यू रेफरेंस के टर्म में अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए। नया रेफरेंस क्या लेना है, आईए को लेना है, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं डायरेक्ट बनाने जा रहा हूँ। दिस वन इज द न्यू रेफरेंस, यानी कि अगर हमने आईए को रेफरेंस मान के, यहाँ पे देखो क्या है, दिस वन आईए इज द, दिस वन इज योर रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, यानी कि अगर हम लोग न्यू रेफरेंस आईए को नया रेफरेंस लेके अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का फेजर मेरे सामने आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस वन इज द न्यू रेफरेंस। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए बाकी देखो सारी चीज समझ में आ गई होंगी, उसी हिसाब से वीपीटी और ईपी मैंने एडजस्ट कर दिए जैसे कि यहाँ पे बने थे पीछे। ना अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा फिगर को एनलार्ज कर देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं जरा कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको समझ लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन जो होंगी सेम जैसे हमने पीछे करा था, थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस आ जाएगा। अगेन दिस वन इज माई हाइपोटेनियस जिसको मुझे निकालना है ईपी की वैल्यू को, ठीक है। तो अब अगर इस पर्टिकुलर हाइपोटेनियस है तो इसका ट्रायंगल कैसा होगा, तो इसका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। तो दिस वन इज, आई होप समझ में आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा मोटे पेन से बना देता हूँ। तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वाला। ओके, तो दिस वन इज योर हाइट, ये तुम्हारा कह सकते हैं परपेंडिकुलर है पी। दिस वन इज योर तुम्हारा ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, एंड दिस वन इज योर बेस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर अगर आपके सामने है, हाइट है और बेस है, ठीक है, हाइपोटेनियस है और बेस है, ठीक है। अब इन सबको निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। यानी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, इस पर्टिकुलर यहाँ से ये पूरा बेस आपका यहाँ तक आएगा। दिस वन इज योर बेस। ओके, नाउ देखो ये वैल्यू तुम्हें इजीली दे रखी है। दिस वन इज योर आई आर ए, ये तुम्हें वैल्यू आराम से मिल गई यहाँ पे आई आर ए। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी होगी, तो भाई देखो वीपीटी है और ये थीटा है, तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेते तो कितना निकल के आता, इसका अगर मैं एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन ले लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दिस वन इज योर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है वीपीटी कॉस थीटा। ओके, तो सेम यही तो डिस्टेंस है यहाँ तक की। तो जैसे ही हम एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन लेंगे वीपीटी का, तो दिस वन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वीपीटी कॉस थीटा। ओके, जैसा कि लैगिंग लोड में था। और इन दोनों को अगर एडअप कर देंगे तो दिस वन इज योर बेस। तो बी इक्वल टू हो गया वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई आर ए। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था ना। थोड़ा सा ट्रिक इसमें लगती है जब हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको जरा सीख लेते हैं। तो अगर हमने इसका प्रोजेक्शन, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दिस वन यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं ये वाली, तो ये वैल्यू क्या है, आई ए एक्स ए प्लस आई ए एक्सएल, ठीक है। आई ए एक्स ए प्लस आई ए एक्सएल ही तो है यहाँ से यहाँ तक। और इसे हम कह सकते हैं आई ए एक्स एस कह सकता हूं मैं, यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस भाई जानते हैं हम लोग, एक्स एस इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स एल। तो देखो आई ए एक्स ए प्लस आई ए एक्स एल, अगर इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो इन दोनों का सम होगा, फेजर सम, और इन दोनों का फेजर सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई ए एक्स एस आ जाएगी। नाउ दिस वन इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। नाउ लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो केवल इतनी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर तो हमारा केवल यहाँ तक का ही है, दिस वन। ओके, तो इतना पूरा आई ए एक्सेस तो हम नहीं ले सकते, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, हमारे पास ये परपेंडिकुलर, तो हम लोग अगर क्या करें, अगर हम लोग इस पूरी डिस्टेंस में से, आई ए एक्सेस में से हम लोग ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें, इस वाली पर्टिकुलर पार्ट को, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो वीपीटी का अगर हम लोगों ने एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन किया था तो दिस वन इज द वीपीटी कॉस थीटा। अगर वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन करता मैं तो वाई एक्सिस में कितना हो जाता,
दिस वन इज योर वीपीटी साइन थीटा, ठीक है, वीपीटी साइन थीटा। ओके, यहां से यहां तक की वैल्यू, तो यही सेम वैल्यू तो यहां पर है, देखो सेम मैंने बनाया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी वीपीटी साइन थीटा। ओके, तो यानी कि अगर हम पी की बात करें परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर इक्वल टू, तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग आई ए एक्सेस में से माइनस कर देते हैं वीपीटी साइन थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो अगर हम लोग आई ए एक्सेस में से माइनस कर देते हैं वीपीटी साइन थीटा, यानी कि आई ए एक्सेस में से इतना पोर्शन हटा देते हैं वीपीटी साइन थीटा का, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, तो यही सेम यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, जगह कर देता हूँ मैं इसके लिए। अब देखो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया फाइनल फॉर्मूला, तो दिस वन इज योर ई पी, यानी कि जो हमारे लिए हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले बेस का होल स्क्वायर लगा दो, तो वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर। ओके, प्लस में नाउ सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे आ जाएगा आपका वीपीटी, वेट एक मिनट, यहाँ पे वीपीटी नहीं, आई ए एक्स एस, ठीक है, आई ए एक्स एस माइनस का वीपीटी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप ये समझ में आ गई होगी, सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव करा है मैंने। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना, इसके अंदर माइनस का टर्म आएगा, क्योंकि इसमें आई एक्सेस में से हमें वीपीटी को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, तो ये तुम्हारे सामने पूरा फॉर्मूला आ गया ईपी का, कि भाई जो इंड्यूस वोल्टेज, यानी कि अगर कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज आपको चाहिए टर्मिनल पे, तो उसके लिए कितना इंड्यूस वोल्टेज कराना पड़ेगा लैगिंग लोड में, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये फेजर से आपने मैग्नीट्यूड निकाली, यानी कि फॉर कांस्टेंट, इसका क्या मतलब हुआ, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट वीपीटी, यानी कि कांस्टेंट वीपीटी बनाने के लिए विद लैगिंग, विद लीडिंग लोड, विद लीडिंग लोड कितना आपको नो लोड वोल्टेज चाहिए, तो ईपी इज द नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो नो लोड वोल्टेज रिक्वायर्ड, नो लोड वोल्टेज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड क्यों, फॉर कांस्टेंट वीपीटी विद लीडिंग लोड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो नो लोड वोल्टेज कितना चाहिए होगा, अगर आपको एक कांस्टेंट वीपीटी चाहिए विद लीडिंग लोड के साथ, यहाँ लोड लिख लो, लीडिंग लोड, यानी कि अगर आपने लीडिंग लोड लगा रखा है, तो लीडिंग लोड लगे रहते हुए आपको कितना नो लोड वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, फॉर कांस्टेंट वीपीटी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अच्छा देखो, थोड़ा सा याद रखना टफ है, क्योंकि यहाँ पे वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आ रहे हैं, यहाँ पे आई एक्सेस माइनस वीपीटी साइन थीटा होता है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को आपस में शिफ्टिंग कर दूं, यानी कि माइनस साइन कॉमन ले लूं, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास देखो वैल्यू निकल के आई है ईपी इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, यहाँ पे आई है आपकी वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आइए आइए एक्सेस माइनस का वीपीटी साइन थीटा, ये आइए निकल के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अगर माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वीपीटी साइन थीटा माइनस का आई एक्सेस हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम जानते हैं -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है, तो माइनस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब स्क्वायर लगा होता है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, वीपीटी साइन थीटा माइनस का आई एक्सेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, तो ये फॉर्मूला, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, क्योंकि भाई माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, तो वो कर दिया। तो अब जो फॉर्मूला निकल के आया ईपी लीडिंग लोड के केस में, ईपी लीडिंग लोड के केस में कितना आ जाएगा, तो दिस वन इज द फाइनल फॉर्मूला, इट इज वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वीपीटी साइन थीटा माइनस का आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस वन इज योर फॉर लीडिंग लोड। नाउ अगर एक बार कंपेयर करें इसी फॉर्मूले को, अगर हम लोग, आपको याद होगा मैंने अभी पीछे बताया था, अगर हम बात करते हैं ईपी लैगिंग लोड केस में, तो वो कितना निकल के आया था, आप लोग अपनी कॉपी भी लिखिए अगर आपको याद है, बहुत सिंपल सा, अभी यहीं पे याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट इज वीपीटी कॉस थीटा प्लस में आई ए आर ए का होल स्क्वायर, ये चीज सेम थी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे आ जाएगा वीपीटी साइन थीटा, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, लेकिन प्लस आ जाएगा यहाँ पे आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। ओके, तो दीज आर द टू फॉर्मूला, यानी कि नो लोड इंड्यूस वोल्टेज, ईपी यहाँ पे क्या है, ईपी है यहाँ पे नो लोड इंड्यूस वोल्टेज, नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज फॉर
कांस्टेंट वीपीटी, फॉर कांस्टेंट वीपीटी यानी वीपीटी को कांस्टेंट रखने के लिए कितना नो लोड वोल्टेज जरूरत पड़ेगी फॉर लीडिंग लोड एंड फॉर लैगिंग लोड। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं एक जनरलाइज फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, यानी कि देखो दो फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा टफ काम है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। तो हैशटैग जनरलाइज्ड फार्मूला अगर बात करूं, जनरलाइज्ड फार्मूला, तो वो कितना निकल के आएगा? तो जनरलाइज्ड फार्मूला आ जाएगा ईपी, यानी कि फेज इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए, इसमें तो कोई चेंज नहीं था, का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा वीपीटी साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, कॉस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे बस आपको प्लस माइनस याद रखना है, जिसमें प्लस की वैल्यू लोगे फॉर लैगिंग लोड, फॉर लैगिंग लोड, ठीक है, और यहाँ पे आप माइनस साइन लेंगे फॉर लीडिंग लोड, फॉर लीडिंग लोड। आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने क्या करा है, दो फॉर्मूले को एक ही में कंबाइन अगर कर देंगे तो कुछ इस तरीके का जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। फेजर डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो इसको डेरिवेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, एंड ये फाइनल फॉर्मूले का इस्तेमाल आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को करने में कर सकते हो सॉल्व। एक बात याद रखना, सिंक्रोनस मशीन से गेट में जब भी क्वेश्चन आए हैं तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कभी भी बीटेक के एग्जाम दोगे तो वहां पे भी ये फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का ये मान के चलना कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। इसमें सारी चीजें आपको पता होंगी। दिस इज द टर्मिनल फेज वोल्टेज, कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर हो गया, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ पे आई ए आर ए आई ए एक्स सब कुछ तुम्हें पता है, ठीक है। नाउ लास्ट केस की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात कर देते हैं रेजिस्टिव लोड की, रेजिस्टिव लोड, ठीक है, रेजिस्टिव लोड, ठीक है, कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है। तो देखो रेजिस्टिव लोड के केस में फेजर डायग्राम से कैसे ड्रॉ होगा, ये आप लोगों को खुद, आपका लिए होमवर्क है, ये आपको खुद अपने कॉपी पे ड्रॉ करना होगा, और कॉपी पे ड्रॉ करके जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ड्रॉ कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया है, रेजिस्टिव लोड तुम खुद ड्रॉ कर पाए हो, और फाइनल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ जो डेरिवेशन करके आ जाएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ रेजिस्टिव लोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है, ठीक है। तो जब तुम फेजर डायग्राम रेजिस्टिव लोड का ड्रॉ करोगे सेम आईए को रेफरेंस लेके, तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा ईपी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, ईपी इक्वल टू, देखो ईपी इक्वल टू अंडर रूट में वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए। ओके, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, प्लस में वीपीटी साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस आई ए एक्स ए। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला था, यहां से मैं निकालना बता दे रहा हूं तुम्हें। देखो जो रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है, ये बात तुम जानते हो। यूनिटी का क्या मतलब हुआ, यूनिटी का मतलब हुआ कॉस जीरो है, ठीक है, कॉस जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ओके, तो अगर रेजिस्टिव लोड ले रहे हो जिसका पावर फैक्टर यूनिटी है, तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस जीरो, जीरो का मतलब थीटा इक्वल टू 0 ना। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, लेकिन साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला हम कह सकते हैं यहाँ से जो हमने ड्राइव करा रेजिस्टिव लोड के लिए, ईपी रेजिस्टिव लोड के लिए, ओके, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे निकल के आ जाएगा तुम्हारा वीपीटी प्लस में आई ए आर ए, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, देखो जब ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया अगर प्लस माइनस आई ए एक्स ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लगाना रह गया, स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान रखना स्क्वायर का, ठीक है। तो दिस वन, अब देखो प्लस माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस ही बाहर आएगा, तो इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लस माइनस हटा देता हूँ, ठीक है, एंड दिस वन इज योर फाइनल फॉर्मूला आई ए एक्स ए का होल स्क्वायर। तो दिस वन इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिव लोड। ये आप लोगों को मैंने क्या करा है, मैंने ये तुम्हें बताया जनरलाइज्ड फॉर्मूले से ड्राइव करना बता दिया है, लेकिन क्या होगा जब तुम पेपर में करोगे तो तुम्हें वहां पे फेजर डायग्राम से ड्रॉ करना होगा। तो आप लोग अपनी कॉपी पे फेजर डायग्राम से ड्रॉ करो, और देखो नीचे वाला सेम फॉर्मूला निकल के आ रहा होगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा है, ये सेम फॉर्मूला आपका जब आप फेजर डायग्राम से बनाओगे तो सेम फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक्स एस है, एक्स ए गलत लिखा हुआ है, दिस वन इज योर एक्स एस, ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेकिन ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो एक तो स्क्वायर की गलती कई बार हो जाती है, जैसा कि अभी मेरे से हो गई थी यहाँ पे, और दूसरा एक्स एस होगा, यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन वाले रिएक्टेंस की या वोल्टेज ड्रॉप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप की। देखो बाकी जगह मैंने वैसे एक्स एस ही लिखा है,
ठीक है, तो लास्ट में ही करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया था। तो दिस वन इज योर एक्सेस एंड देयर इज द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप लोग जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे सामने ये पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन में निकल के आ जाएगा फेजर डायग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एक जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो, वरना 3 फॉर्मूले याद रखने से अच्छा आप जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो, उसकी वैल्यू पुट करो और सारी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसी से आप इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड को तीनों को ड्राइव कर सकते हो। क्लियर हो गया, क्योंकि वहां पे फेजर डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे ये जरूरी होगा। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपकी फीलिंग्स जैसी भी हैं इस लेक्चर को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है किसी भी डेरिवेशन में तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।